कई बार ना कहानियां हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपी होती हैं। बस उन्हें खोजने की देर होती है। कुछ पहाड़ों में दबी मिलती हैं और कुछ पानी की गहराइयों में। तो चलिए आज गोता लगाते हैं एक ऐसी ही अनसुनी कहानी में। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो अब एक शांत झील की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो मंदिर पानी से झांक रहा है ना, ये उस खोई हुई दुनिया का आखिरी गवाह है। सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ एक पूरा शहर, एक जीती जागती राजधानी बसती थी। और सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि पूरे 99 ऐतिहासिक मंदिर भी पानी में समा गए। ये सिर्फ इमारतों का डूबना नहीं था, ये एक पूरी सांस्कृतिक विरासत का मिट जाना था। तो चलिए इस डूबी हुई दुनिया के पीछे की कहानी को परत पर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये साम्राज्य आखिर था कौन सा। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और कहलूर साम्राज्य को उसके सुनहरे दिनों में देखते हैं, उसके गायब होने से बहुत पहले। ये थी देवताओं और राजाओं की भूमि। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में बसा हुआ कहलूर। सतलुज नदी इसकी लाइफलाइन थी, जो इसे मैदानी इलाकों की दौलत और पहाड़ी राज्यों की संस्कृति से जोड़ती थी। मतलब यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी चौराहा था। इस राज्य की नींव लगभग 697 ईस्वी में चंदेल राजपूत वंश के राजा बीर चंद ने रखी थी। लेकिन इसका पौराणिक महत्व भी बहुत गहरा था। माना जाता है कि इसका असली नाम व्यासपुर था, जो महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के सम्मान में रखा गया था। कहते हैं उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। अब सवाल ये उठता है कि कहलूर के लोगों ने इतने मुश्किल माहौल में इतनी मजबूत और टिकाऊ इमारतें आखिर बनाईं कैसे? देखिए, यहाँ की चुनौती को समझिए। एक ऐसा इलाका जहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता हो और मौसम भी बहुत खराब रहता हो, वहाँ ऐसी इमारतें बनाना जो सदियों तक टिकें, कोई आसान काम नहीं था। इसका जवाब था काटकुर्नी। ये एक कमाल की लोकल तकनीक है। इसमें देवदार की लकड़ी और पत्थर की परतें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। इससे होता यह है कि इमारतें भूकंप के दौरान लचीली बनी रहती हैं और कड़ाके की ठंड में अंदर से गर्म रहती हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक बेहतरीन उदाहरण था। अब ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ उत्तर भारत में मशहूर नागर शैली का पारंपरिक पत्थर का मंदिर है, तो दूसरी तरफ काटकुर्नी शैली का अनोखा मंदिर। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय कारीगरों ने एक बड़ी शैली को अपनी ज़रूरतों और अपने माहौल के हिसाब से ढाल लिया था। कहलूर की जो लोकेशन थी ना, उसकी वजह से उसे हमेशा बड़े और ताकतवर साम्राज्यों के साथ अपने रिश्ते बहुत संभाल कर चलाने पड़ते थे। ये टाइमलाइन असल में कहलूर के जिंदा रहने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं। कभी अपना असर बढ़ाने के लिए मुगलों से हाथ मिलाया, तो कभी उन्हीं के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह का साथ दिया। फिर एक विनाशकारी गोरखा हमले ने सब कुछ बदल दिया, जिसके बाद वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए और आखिर में 1948 में नए भारत का हिस्सा बन गए। हर कदम राजनीति की एक सोची समझी चाल थी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं 20वीं सदी की तरफ और देखते हैं कि ये कहानी कैसे घूमकर वहीं पहुंचती है, उस झील पर जिसे हमने शुरुआत में देखा था। आज़ादी के बाद का भारत था एक नया देश जिसे तरक्की करनी थी, और इसके लिए भाखड़ा बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये वाकई में प्रगति और विकास का प्रतीक थे। लेकिन इस प्रगति की एक बहुत बड़ी और मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। 11,000 से ज्यादा परिवार, इतने लोगों को बढ़ते पानी की वजह से अपने पुरखों के घरों, अपनी जमीनों और अपनी यादों को पीछे छोड़ना पड़ा। और ये स्लाइड इस कहानी के सबसे बड़े टकराव को सामने रखती है। एक तरफ देश को सिंचाई के लिए पानी, बिजली और बाढ़ से सुरक्षा जैसे बड़े फायदे हुए, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। उनकी जमीनें, घर, मंदिर और एक पूरी ऐतिहासिक राजधानी हमेशा के लिए पानी में डूब गई। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम प्रगति की असली कीमत आखिर मापते कैसे हैं? क्या देश की तरक्की के लिए स्थानीय विरासत और पहचान का बलिदान देना हमेशा सही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है।